जी हाँ, 1960 दशक में जब रिवॉल्यूशन आया इंडिया में, तो उस वक्त जो वैरायटी एक आई थी, ड्वार्फ वैरायटी आई थी वीट की। और उस वैरायटी की ख़ास बात ये थी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तब तक हमें कहा जाता था कि हम बैगिंग बाउल लेके चलते हैं और हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा अनाज नहीं है। तो अनाज की उपज ज़्यादा करने के लिए वो ड्वार्फ वैरायटी लाई गई थी। तो आप कह रही हैं कि उस ड्वार्फ वैरायटी में और जो उसके बाद और जो वैरायटीज़ आई और जो पेस्टिसाइड्स हुए, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो ये है कि हम को पता नहीं चलता कि हम वीट से एलर्जिक हैं। क्योंकि मेरा एक अपना दोस्त, वो वो डीन था कॉलेज में और जर्नलिस्ट था, उसकी पहुंच बहुत अच्छी थी, लेकिन 3 साल तक वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घूमता रहा, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया। ये 10-12 साल पहले की बात है, लेकिन डायग्नोज ही नहीं कर पाया कि उसको सीलियक डिजीज थी। उसकी वजह से उसकी सेहत इतनी ख़राब हो गई कि ही डिड नॉट सर्वाइव आफ्टर दैट। ये बहुत इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा सवाल इसमें भी किया कि टेस्टिंग, सब कुछ अभी इतना नया है तो हर चीज़ का टेस्ट टूल्स नहीं हैं। लेकिन इन द लास्ट आई वुड से 20 ईयर्स एक बहुत अच्छा सीलियक डिजीज़ का टेस्ट आया है। तो उसके लिए हम कहते हैं वो 99% रिलायबल है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। Everybody who's negative with that celiac test does not mean that they do not have celiac, क्योंकि वो पॉजिटिव तब होता है जब आपकी पूरी अंतड़ियाँ खराब हो गई। Oh my God. तो वो उसकी वेट करते, जो अगर अभी नेगेटिव है या बॉर्डर लाइन है तो उसको इग्नोर कर दो, आप ठीक हैं, वो भी एक इंटरप्रिटेशन में गलत हो जाता है। दूसरा जो नॉन सीलियक टेस्ट है, नॉन सीलियक वीट सेंसिटिव, उसके तो हमारे पास बहुत अभी बेसिक मार्कर्स हैं। IgG फूड इंटॉलरेंस टेस्टिंग है, इट्स कॉल्ड IgG टेस्टिंग। फूड एलर्जी नहीं, तो कई लोग गलती ये करते हैं कि एलर्जी टेस्ट करा लेते हैं। तो वो NCW जो नॉन सीलियक वीट सेंसिटिविटी का टेस्ट है, वो IgG टेस्टिंग है, उसकी भी इंटरप्रिटेशन चाहिए। इट्स नॉट लाइक, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाएं और अपने आप से एक एलिमिनेशन टेस्टिंग करें, वो एक सबसे बड़ा टूल है। और ये क्या होता है कि मतलब हम अनाज बदल दें 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, हम गेहूँ या गेहूँ से जैसे कुछ अनाज जुड़े हुए हैं जो गेहूँ जैसा ही बिहेव करते हैं, मक्की है, सोया है, उनको निकाल दें, कॉर्न है उसको निकाल दें और अपनी बॉडी को देखें। और वो क्या होता है नवरात्रे में बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 8 दिन जब वो अपने वो दूसरी अनाज खाते हैं, सामक के चावल खाए या कुछ सिंघाड़े की रोटी खाई या कुट्टू, तो उसमें बॉडी एकदम फ्रेश फील करती है, एनर्जाइज फील करती है। तो ऐसे एक डॉक्टर थी मेरी फ्रेंड, कहती मैंने 8 दिन वही खाना खाया, मेरी एनर्जी इतनी बड़ी, मेरा 2 किलो वेट कम हो गया। और जैसे ही वो अष्टमी आई, उन्होंने पूरियाँ खाई, तो वो ऐसे झाग की तरह कहती है बैठी के, मतलब मेरे को लगा कोई क्या हो गया आज, मैं उठने का मन नहीं कर रहा, इतना लेथार्जिक फील कर रही हूँ। और तब उसने फिर जोड़ा कि ये आप ठीक ही कह रहे थे कि ये अनाज ही मुझे तंग कर रहा है। तो ये एक एलिमिनेशन टूल भी है अपने आप से सेल्फ उसको एक्सपीरियंस करने का, कि आप पहले उसको हटाएं और फिर उसको इंट्रोड्यूस करें। और अगर आपको बॉडी में कुछ फ़र्क लगता है, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो ब्लोटिंग है, चाहे वो एक्ने है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो आपकी जनरल जो आपकी कंप्लेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, स्किन की ग्लो, मतलब ये तो बेसिक शुरू में ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। बट जिनको जैसे डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या कोई और स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें भी डिफरेंस लगे तो फिर इसका मतलब आपको टेस्ट कराना है। तो आपका सुझाव ये है कि हम सबको जब भी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो या ना भी हो, तो ये टेस्ट कराना जो है हमारे हित में रहेगा। हाँ, बट इसकी इंटरप्रिटेशन भी एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के अंडर ही करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें क्या किससे क्या करना है वो थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ता है। बट येस, इट इज़ समथिंग विच शुड बी डन।
तो ये तो शहरों की बात हुई जहाँ पे हम ये बात कह सकते बिल्कुल। हैं और लोग करते हैं कि गांव में फिर क्या होगा? गांव में दो बातें हैं। एक तो ये जो हमने मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर खाली एक वीट का ही कंपोनेंट नहीं है। हमारी जो सबको नहीं होता ये प्रॉब्लम, लेकिन जिनकी एट रिस्क जिसको बोलते हैं, अंतड़ियाँ वैसे ही और वजह से भी बिगड़ी हैं। इट कुड बी मेडिकेशन, इट कुड बी द पोल्यूशन, इट कुड बी द पेस्टिसाइड्स इन अदर फूड्स, इट कुड बी जंक फूड, द प्रेजर्वेटिव्स एंड द कलर्स एंड द केमिकल एडिटिव्स। तो वो भी हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उन चीज़ों का। और वो चाहे वो कोई और क्रॉनिक दवाई अपनी ले रहे हों, एंटीबायोटिक्स या कोई स्टेरॉइड्स या कुछ, तो गट उससे भी बिगड़ जाता है। तो उसके ऊपर हमने गेहूं का जो न्यू फॉर्म है वो ले रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन से एक मतलब एक पिक्चर बन जाती है इनसाइड विच इज़ डिटर्मिनिंग योर हेल्थ। गांव में इनफैक्ट इवन शुगर, टू मच ऑफ शुगर, तो वही मेरी वो किताब में 4G इट्स कॉल्ड द 4G कोड टू गुड हेल्थ, उसमें गट, गर्थ, ग्लूटेन एंड ग्लूकोज, ये आपकी किताब अभी आने जी वाली है। अभी ये पेंगुइन की पब्लिकेशन है। और सो ग्लूकोज भी, टू मच ऑफ शुगर, ऑल ऑफ दीज आर स्पॉइलिंग आवर इंटेस्टाइन्स, आवर गट। तो इसमें हमारा ज़्यादा जल्दी हम देख रहे हैं उसके लक्षण, तो बचपन में ही देख रहे हैं आजकल, तो कि बचपन में डायबिटीज़ हो रही है, अडल्ट वाली, जुवेनाइल नहीं, वो जुवेनाइल भी बढ़ रही है, टाइप 2 भी बढ़ रही है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपने कहा आर्थराइटिस, अभी बात करी, जुवेनाइल आर्थराइटिस, थायराइड, कॉन्जेनिटल थायराइड, ये सब मतलब इवन बिफोर द एक्सपोजर वो मदर के थ्रू ही ये पॉइजन जा रही हैं। ये सब बातें इस किताब में हैं। तो गाँव में ऐसा है कि गाँव में ये केमिकल एक्सपोजर इतना नहीं है, तो उन लोगों में है प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन जो केमिकल एक्सपोजर है ऑफ जंक फूड एंड द एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स वो थोड़ा कम है। तो उनको ये जो जो नॉन सीलियाक वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कम है या देर से आती है। बट उनको टेस्टिंग के लिए एक केस बनाते हैं हम, किसको बोलते हैं मास स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग हमारी कंट्री में बन गई है ज़रूरी। वाई? बिकॉज आप देखिए हमारे न्यूट्रिशन जो स्टेटस है, हमने बताया बीमारियों पे कोई काबू नहीं आया, बल्कि वो हमारे दे आर हिटिंग अस इन द फेस लाइक नेवर बिफोर। इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है हेल्थ पे जो पहले कभी नहीं थी। हमें तो कहते हैं इन्फोडेमिक है, पैंडेमिक के साथ एक इन्फोडेमिक आ गया है कि मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज है, उसको क्या करना ये नहीं समझ आता। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है ये नहीं खाओ, तो इट इज़ बिकमिंग quite a circus. But at the end of the day, that is one part of it. If you just look at bare nutrition, जिसमें अनीमिया हो गया, आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन D हो गई, वो भी कहाँ काबू आ रही है। और जितना मोटापा उतनी ही लो लेवल्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। सो इंडिया में मेल न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली अनीमिया, जो हम ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स से बैटल कर रहे हैं, उसकी भी 50% उस समय था और अभी भी 50-55 के बीच में फिगर है। मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। आयरन खिलाया भी गया, फॉलिक एसिड दिया गया, फ्री दिया गया, लेकिन इन आंकड़ों में कोई अंतर नहीं आया। बच्चों की इन्फेंट मतलब 25% ऑफ किड्स आर स्टंटेड इन इंडिया। इट्स शॉकिंग इन दिस स्टेट जहाँ पे इतना खाना हो गया, इतनी मतलब फैमिन हट गई, एक सरप्लस फूड है, फूड सिक्योरिटी है, ये नहीं है। तो ये सब इसके साथ साथ कोएग्जिस्ट करना का मतलब नहीं बनता। तो कहीं ना कोई लिंक्स हैं जो हमने मिस करे हैं। तो गांव में भी अनीमिया और मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के वो क्या करें, मास स्क्रीनिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो इंडिविजुअली लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि हम लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं, हम अपने आप को कहते हैं अरे हमारे पास विल पावर नहीं है, वो जंक फूड आ गया सामने खा लिया, हम रुक नहीं पाए, वो समोसा आ गया 5 बजे थे भूख लग गई खा लिया, ये इतनी कॉमन मैगी हो गया, ये हो गया। वी आर कॉन्स्टेंट, या हम जिम नहीं करते या हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, टाइम नहीं है, सारा टाइम अपने आप को कहते हैं। बट it is the food which is actually controlling you. Why do I say that food is controlling you? Because the gut is the main center, like a control panel of
everything that we are today, whether health or illness, it is all being controlled by the gut, the appetite, the cravings, the palate, the nutrition, the inflammation, everything is being controlled here. तो गलत खाना है तो गलत गट में, मतलब मुंह से गट में जाएगा ना, तो वो आपकी एपेटाइट कंट्रोल ही नहीं आता।